दोस्तों आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज टॉपर्स टॉक और मेरे साथ हैं हिमांशु गुप्ता। हिमांशु, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हिमांशु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 27 इन सिविल सर्विसेज 2019। सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रॉस करना कितना आसान है या कितना टफ है, आज इस गहराई को हम मापने की कोशिश करेंगे टॉपर्स के थ्रू। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हिमांशु ने बीटेक किया और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 2016 में। 2016 के बाद फिर उन्होंने एक अपना मन बना लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, पहला अटैम्प्ट लिखा लास्ट ईयर 2018 में, और इनका जो सिंसियर अटैम्प्ट था 2018 का, प्रीलिम्स किसी वजह से नहीं हो पाया, और इस बार 2019 का जो इनका एक सिंसियर सेकेंड अटैम्प्ट था, और इस बार उन्होंने फाइनली बहुत अच्छी रैंक हासिल की। हिमांशु ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ना लेकर के फिलॉसफी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया। इसके पीछे क्या रीज़न था और ऑप्शनल का चुनाव कैसे करना चाहिए, हिमांशु आपसे हम इस पे बात करेंगे। और साथ में एक और अनकन्वेंशनल है जो हिमांशु के बारे में और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है कि इनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ सर्विस है वो है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जी हाँ, इन्होंने आईएएस की बजाय आईएफएस चुना, तो इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य था या क्या एम था, तो दैट ऑल्सो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप लोगों में से ऐसे होंगे जो सिविल सर्विसेज 2021 या 2022 की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उनकी जर्नी कैसी हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें, और स्पेसिफिकली मेंस एग्जाम को बहुत अच्छे से अगर हैंडल करना है तो उसकी तैयारी कैसे करें। सो दीज विल बी द डिस्कशंस टुडे। तो हिमांशु, मैं सबसे पहला सवाल आपका यही ले रहा हूँ कि आप तो इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल छोड़ करके आपने फ़िलासफ़ी लिया, तो फ़िलासफ़ी के चूज़ करने के पीछे क्या पुल फैक्टर था? सर, फिलॉसफी चूज़ करने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे। एंड पहली रीज़न तो ये था कि एक बहुत ही जनरल इंटरेस्ट मेरा शुरुआत से था, एक क्यूरियोसिटी भी थी एक इस सब्जेक्ट के लिए। दूसरा सर, मेजर रीज़न ये था कि आफ्टर लुकिंग इनटू द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी सारी चीज़ें देखकर मुझे ये लगा कि दिस इज़ वन सब्जेक्ट जो स्कोरिंग है, जिसमें मार्क्स आ सकते हैं, दैट टू अलॉन्ग विद प्रिपरेशन फॉर जनरल स्टडीज़। मुझे लगा कि टाइम शायद मैनेजमेंट इट वुड बी वेरी इजी अगर मैं जनरल स्टडीज़ भी पढ़ रहा हूँ, साथ साथ फिलॉसफी ऑप्शनल भी पढ़ रहा हूँ, तो एक मैनेज हो सकता है, जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन भी मैं एडिक्वेट कर सकते हैं। जहाँ तक सर टेक्निकल सब्जेक्ट का आता है, तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ये लगा कि वो सब्जेक्ट वाइड है। हाँ सर, सब्जेक्ट काफ़ी वाइड है और हो सकता है उसको पढ़ते पढ़ते मेरी जनरल स्टडीज़ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। राइट। सो दैट वाज। और आप सिंगल माइंडेड थे सिविल सर्विसेज के लिए या कोई और एग्जाम्स भी लिखना थे? हाँ सर, इसके लिए मैं सिंगल माइंडेड ही सिविल सर्विसेज के लिए ही दे रहा था। तो दोस्तों, जो लोग सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव एनी प्लान ऑफ राइटिंग दी टेक्निकल एग्जाम्स लाइक गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो ज़रूरी नहीं फिर आप अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लो। आपको फिर जो सब्जेक्ट आसान लगता है, स्कोरिंग लगता है और जो ईजी लगता है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो हिमांशु, फ़िलासफ़ी जब आपने चूज़ कर लिया, तो फ़िलासफ़ी में क्या क्या बुक्स आपने रेफ़र करी? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फ़िलासफ़ी जिनका ऑप्शनल होगा, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर, फ़िलासफ़ी ऑप्शनल के लिए कई सारी बुक्स भी हैं, स्टडी मटेरियल तो है ही, साथ साथ गाइडेंस अवेलेबिलिटी भी है। और इसके लिए आई थिंक ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा फोटे होना चाहिए प्रिपरेशन में। इसमें अगर एक्सेल करना है एग्ज़ाम में, पर्सनली मुझे लगता है कि यू शुड बी इन टॉप 10% ऑफ द फिलॉसफी ऑप्शनल मार्क्स। तो इसीलिए उसके लिए जो भी अवेलेबल मटेरियल हैं वो सभी को रेफ़र करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कुछ बेसिक बुक्स हैं जो हर कोई जो भी स्टूडेंट है उसको पता लग जाता है, जैसे इंडियन फिलॉसफी के लिए है CD शर्मा नाम है बुक का नाम। देन वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए वाई मसीह आती है, फ्रैंक थिली आती है। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के लिए भी वाई मसीह आती है। सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए OP गौबा नाम की बुक बहुत फेमस है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज बुक्स there are many study materials of coaching also. Then the most comprehensive source is the internet. अभी डिजिटल का एरा है सर, और आई थिंक हमें उसको बहुत जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं हम उसको। करेक्ट। सो उसके लिए सारी सोर्सेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें ट्राई करना चाहिए। बिकॉज ऑफ द presence of the internet and presence of the social networking sites, now the preparation has become easy. और स्पेशली अगर आप में थोड़ा सा होमवर्क करने का अगर आपका मतलब माइंडसेट हो, तो यू कैन सर्च आउट द गुड थिंग्स। यस सर, आई थिंक मोर देन दैट, एक अगर सब्जेक्ट में क्यूरियोसिटी है तो कोई भी चीज़ को
हमारे इट इज़ इन आवर हैंड्स, हम सीधा गूगल कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ लिटरेचर अबाउट इट। राइट। सो वो इम्पोर्टेंट है बहुत। आगे बात करते हैं, जब जैसे फिलॉसफी सब्जेक्ट था, बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, इलेक्ट्रिकल, फिर आप जब इंटरव्यू की स्टेज पर पहुंचे तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या आपको फिलॉसफी से भी क्वेश्चंस पूछे गए या इलेक्ट्रिकल से पूछे गए, अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स, जनरल स्टडीज एंड दोज थिंग्स? Sir, in the interview, I think it was a very comprehensive kind of interview. कुछ पैनल मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने फिलॉसफी पे ऑप्शनल पे काफ़ी पूछा, मेरी जनरल इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पूछी गई, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी पूछा गया। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपना बैकग्राउंड भी प्रिपेयर करें, उसके लिए भी बेसिक्स और एप्लीकेशंस, डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। राइट। तो फ्रेंड्स, भले ही आपने ऑप्शनल दूसरा ले लिया हो, लेकिन जो आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड होता है, मतलब जो बीटेक या आपने बीकॉम बीए जो भी करा है, तो जो सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़े हैं उनको भी रिफ्रेश करके ज़रूर जाएं इंटरव्यू के लिए। सबसे जो मेन एग्जाम, दैट इज मेन, एंड एवरीबडी सेज कि बैकबोन ऑफ सिविल सर्विसेज इज द मेन एग्जामिनेशन। तो हम डिटेल में हम लोग जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, जनरल स्टडीज़ के चारों पेपर्स को तैयार कैसे करें, और एसए पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए, सोर्स ऑफ स्टडी, प्लान ऑफ स्टडी, रेफरेंस बुक। तो हिमांशु, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर स्टूडेंट्स के लिए बताएं? सर, जीएस मेंस काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, 4 जीएस के पेपर हैं, देन एसए का पेपर है, और उसके अलावा 2 ऑप्शनल के पेपर तो हैं ही। अब जीएस के बारे में बात करी जाए, आई थिंक एक जनरल क्राउड तो ये होता है कि हर कोई एवरेज आंसर तो ऑलमोस्ट हर कोई लिख देता है। तो आउट ऑफ 250 लेट्स से 80 to 90 स्कोर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कोचिंग की वजह से या अपनी खुद की सेल्फ प्रिपरेशन की वजह से दे गेट दैट थिंग, बट इन every particular answer I think that 1 extra mark or 2 extra mark that is very important। वो हमें वैल्यू एडिशन कंटेंट से मिल सकता है, हम कैसे आंसर्स को स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को पढ़ना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में एक कोई कभी कभार कीवर्ड दिया होता है, कमेंट और डिस्कस और क्रिटिकली एग्जामिन, इसका सबका एक इम्पोर्टेंस है और उसका मीनिंग सबका अलग अलग है। यस सर, तो उसको जानना और उसके हिसाब से अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना, उस कंटेक्स्ट में लिखना, राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस पे भी फोकस करना जरूरी है, उसको हर टर्म को समझना जरूरी है और उस टर्म के मीनिंग को ध्यान में रख करके आंसर करना जरूरी है। व्हाट हैज बीन आस्क्ड यू हैव टू आंसर, नॉट व्हाट यू नो यू शुड आंसर। ये दोनों में डिफरेंस है। लोग कहते हैं कि जो पूछा गया है वही लिखना है और जो नहीं पूछा गया उसको छूना भी नहीं है। यू नीड टू कन्फाइन योर आंसर एग्जैक्टली ऑन द लाइन ऑफ रिक्वायरमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो है कि 20 क्वेश्चंस आंसर करना है आपको 3 घंटे में, और कई बार तो सोचने तक का समय नहीं होता क्योंकि सारे क्वेश्चन 3 घंटे में आंसर करना है, और जो वर्ड लिमिट दी होती है उसमें आपको स्पीड भी चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे की, आपकी अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन किया, और उसी के साथ साथ आपको देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको आता तो बहुत है लेकिन कम शब्दों में अगर उसको लिखना है, तो वो आर्ट ऑफ राइटिंग कैसे आपने डेवलप की? सर, टाइम मैनेजमेंट के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें प्रैक्टिस करना। राइट, होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन। राइट, एंड उसके लिए जितनी हम प्रैक्टिस कर सकें उतना कम पड़ेगा, बल्कि बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेरे लिए थोड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ ये थी कि मैं खुद से 3 आवर्स का मैंने कोई एक आंसर शीट विद इन 3 आवर्स ऑल 20 क्वेश्चंस में नहीं कर पाया। बट टाइम मैनेजमेंट मुझे हमेशा से एक डराता था कि कुछ इशू ना हो जाए इन द मेन एग्जामिनेशन। बट आई थिंक मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। मैं 7 क्वेश्चंस 1 आवर में करने की प्रैक्टिस मुझे पता लग गई, और वो मैंने आई थिंक 20 to 30 टाइम्स करा। खुद से 7 क्वेश्चंस लेता था और 1 आवर में मैं ट्राई करता था कि उसको कंप्लीट करूं विद क्वालिटी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम कुछ भी लिख दें तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि क्वालिटी भी रहे, हैंड राइटिंग भी थोड़ी ठीक ठाक रहे, लेजिबल रहे, वो सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। सो दैट हेल्प मी। इसके अलावा सर मोरोवर कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, 2-3 फ्रेंड्स थे, उनके साथ वी यूज्ड टू डू सम डेली आंसर राइटिंग। तो 2 क्वेश्चंस लेते थे बस पर डे रात में। तो आपने अपनी रेस को, मतलब 3 घंटे की जो आपकी राइटिंग का टाइम होता था उसको 1 आवर में 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया,
और 20 क्वेश्चंस की बजाय आपने पर आवर 7 क्वेश्चंस का टारगेट बनाया और उसको अचीव किया। बिल्कुल सर। तो दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि 300 मीटर की रेस दौड़ना है तो उससे पहले आप 100 मीटर की रेस को तैयार करिए और फिर 3 पार्ट को तैयार करने के बाद फिर उसको ऐड ऑन कर दीजिए। बिल्कुल सर। तो दिस इज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ द अ वेरी स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी ऑफ द प्रिपरेशन, और अगर आपने इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली हिमांशु का जो एक्सपीरियंस रहा है दैट वाज वेरी रिवार्डिंग। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि इस तरह की जो ट्रिक्स हैं जो आपने बताई दीज आर वेरी एक्सक्लूसिव। हिमांशु, जैसे एक तो सेल्फ असेसमेंट करते हैं और एक होता है असेसमेंट बाय दी अदर मेंबर्स, तो आपने अपना सेल्फ असेसमेंट भी करा, आंसर खुद लिखे, खुद इवेल्युएट किए, या अपना आंसर लिखते थे कोई दूसरा इवेल्युएशन करता था ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज जो आपने 7 क्वेश्चंस पर आवर की बात की? सर इसमें दोनों चीज़ें मैंने यूज़ करी, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल भी थे, तो कुछ ऐसे आंसर्स होते थे तो मैं उनको भी फॉरवर्ड कर देता था, वो भी मुझे फॉरवर्ड करते थे। तो एक दूसरे के आंसर्स अगर सेम क्वेश्चंस पे लिखे हैं, वी आल्सो गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड वी आर एबल टू चेक, एक्सचेंज कर लेते थे, एक्सचेंज भी कर लेते थे, इवैल्यूएट कर लेते थे एक दूसरे के आंसर कॉपीज, तो उससे फ़ायदा होता था। और दूसरी चीज़ सेल्फ असेसमेंट भी सर धीरे धीरे आ जाता है जब हम टॉपर्स के आंसर कॉपीज वगैरह देखते हैं, उससे एक आइडिया हो जाता है कि दिस इज द राइट काइंड ऑफ अप्रोच टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ से एक बात कैच करिए हिमांशु की कि टॉपर्स के आंसर्स को भी हमें रेफ़र करना है, जो प्रीवियस ईयर टॉप रैंकर्स हैं उनके ब्लॉग्स को भी पढ़ना है, उनके वीडियोस को भी सुनना है, सो दैट यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आप उनके रिस्पेक्ट में कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। दूसरा ये कि जो असेसमेंट ऑफ योरसेल्फ है वो एक ऑनेस्ट असेसमेंट होना चाहिए। टेस्ट भी आप लिखें तो एग्जाम इन्वायरमेंट में लिखें, मतलब वैसा ही था एक सिनारियो क्रिएट करके कि आप टाइम बाउंड लिखें, उसी स्पेस में क्यू कैब यूज करके लिखें, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो हिमांशु, जैसे स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब ये दो चीज़ें हैं जिसकी नॉर्मली मेंस में यूज होता है कि स्पीड भी अच्छा हो, साथ में आंसर का रिलेवेंस या जो टेक्स्ट है वो जो कंटेंट है वो भी अच्छा हो। तो आपने पहले किस पर फोकस किया कि कंटेंट अच्छा हो या स्पीड आपकी अच्छी हो, या ग्रेजुअली इम्प्रूव किया दोनों को? सर ऐसा नहीं था कि स्पीड मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी, क्वालिटी मेरा पहला प्राइमरी रीज़न था, बट स्पीड में ऐसे रखता था कि अगर कोई क्वेश्चन 8 मिनट में लिखना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में तो ख़त्म करो। कई लोग ऐसे होते हैं जो आधे घंटा लगाते हैं एक 7 मिनट का क्वेश्चन में, वो आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। कम से कम 15 मिनट में तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, बट उसकी क्वालिटी मेंटेन रखिए। क्वालिटी शुड बी दी। इसी क्वालिटी ऑफ आंसर की अगर हम बात करें तो एक अच्छा आंसर क्या होता है, मतलब व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ ए गुड आंसर? मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं कि 3-4 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। एक तो कि आंसर रिलेवेंट हो, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो उसका जैसे पूछा उसने डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिस्कस, इलस्ट्रेट, तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट में हो और जो सब्जेक्ट मैटर है उसके कॉन्टेक्स्ट में हो। दूसरा, लोग बोलते हैं कि उसकी जो कंटेंट है सब्जेक्ट का, आंसर का, वो कंटेंट टू द पॉइंट हो, मतलब बहुत रेलेवेंट के साथ साथ कंटेंट हो। तीसरा है कि लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, कि लैंग्वेज का जो फ्लो है, जो वर्ड सिलेक्शन है, वो कहीं ना कहीं मतलब फॉर्मल हो, कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज हम ना यूज करें। और चौथा होता है कि प्रेजेंटेशन। फोर्थ वन इज द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो कि आप ना क्या कहने वाले हो वो चीज़ें सीक्वेंस में आए। बिल्कुल सर, आई वुड कम्प्लीटली एग्री विद यू। यही एक आई थिंक 4 पिलर्स हैं, कंटेंट, कंटेक्स्ट और रिलेवेंसी एंड द प्रेजेंटेशन। ये 4 पिलर्स पे ही, चारों पे काम करना पड़ेगा, एंड आई थिंक तभी एक अच्छा आंसर की क्वालिटी हो सकती है। राइट। तो अब आगे हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करता है, वो है कि हाउ टू मेंटेन मोटिवेशन। इतनी लंबी जर्नी है सिविल सर्विसेज की। देखो 2016 में आपने अपना ग्रेजुएशन किया था और 2020 चल रहा है, तो 3-4 साल का तो टेन्योर। और आई बिलीव दैट कि आपका तो सिंसियरली देखें तो सेकेंड अटेम्प्ट ही था एक तरह से। 2018 का आपने सिंसियरली लिया, 2019 का। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल तक मोटिवेशन को मेंटेन रखना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो आपने कैसे अपना मोटिवेशन बनाए रखा, किन किन चीज़ों का सहारा लिया, और स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन देना चाहते हो कि वो कैसे मोटिवेट रह सकते हैं? सर मेरे हिसाब से 1-2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है मोराल। मोटिवेशन सर जनरली ये होता है कि वो आता है, वो चला जाता है, बट आपका मोराल डाउन नहीं होना चाहिए कभी भी।
वी शुड हैव एन एटीट्यूड सच दैट अगर कुछ एक चीज खराब भी हो जाए, एक दिन खराब चला गया, हमने नहीं प्रिपेयर किया, बट हमारा मोरल बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए। राइट। दूसरी चीज सर, अगर मोटिवेशन की बात हो, हाँ कभी कभार होता है कि आज पढ़ाई नहीं हो रही, या इवन आई वुड फ्रैंकली से देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे मैं 0 वो स्वाभाविक है, अप्स एंड डाउन्स थोड़ा तो इस तरह से साइनोसॉइडल फॉर्म में टाइम मूव करता है। बिल्कुल सर। तो उसके लिए मोटिवेशन दोनों चीज से होती है, एक होता है इंट्रिंसिक, अंदर से मोटिवेशन आए, एक बाहर की सेल्फ बर्निंग डिजायर। यस सर। आपको सूरज की तरह होना है कि हमेशा सेल्फ बर्निंग होना है, दैट विल बी एंडलेस। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सोर्स से, अगर किसी फ्यूल से चल रहे हैं तो फ्यूल तो कभी ना कभी खत्म होगा ही। तो सेल्फ बर्निंग डिजायर दोस्तों होना चाहिए, जिन्होंने कहा मोरल बनाए रखने के लिए। और दूसरा हो गया मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपको टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ों को बात करना, टॉक करना, वीडियो देखना, इन सब चीज़ों को होता है। हिमांशु, एक पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो सेल्फ स्टडी के दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना होम रूम पर ही पढ़ते हैं। आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर मैं थोड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मेरा घर ही यहीं पे था, तो मैं जनरली घर से ही पढ़ाई करता था, एंड एनवायरनमेंट वो सच दैट मैं पढ़ सकता था। क्रिएट किया आपने? हाँ सर। तो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जहाँ आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले आप वहाँ जाइए। लाइब्रेरी बहुत अच्छी सोर्स है, जैसे आपने कहा सर मोटिवेशन की हमारी बात हुई थी, बाकी लोग पढ़ते हैं, एक वो भी एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलती है कि और लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ता हूँ बैठ के। एंड अगर लाइब्रेरी नहीं है या कोई अवेलेबिलिटी नहीं है तो घर पे भी अगर एनवायरनमेंट बन सकता है दैट इज ऑल्सो बिल्कुल। कुछ रूम वगैरह आपने अलग से तैयार किया जहाँ पर कुछ आपने चिपकाए हों कि या मुझे इतना मेरा रैंक लाना ये टारगेट है, या फिर मेरा ये एम है, ऐसा कुछ आपने बनाया? बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं जब सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रॉस कर जाते हैं, और बड़ी बातें होती भी हैं, तो आपने कुछ ऐसा किया क्या? सर मेरी तरफ से ऐसी चीज़ तो नहीं थी, बट एक माइंड में ज़रूर रहता था। तो आप बस ये है कि वो चीज़ एक रिमाइंडर होती है, अगर बाहर कोई लगा भी रहा है, अगर उसको वो चीज़ रिमाइंड करती है, दैट इज़ गुड इनफ। अगर आपके अंदर ही आपको रिमाइंडर, आपके एक इंटरनल रिमाइंडर है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, जैसे एक प्रीलिम्स में सीसेट हो गया, या फिर मेंस में आपके लैंग्वेजेस के पेपर्स हो गए, उनके लिए क्या कोई स्पेसिफिक स्टडी करना ज़रूरी है, या फिर एक नॉर्मल जो हमारी ऑलरेडी तैयारी है, आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है तो उस बैकग्राउंड के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं, या कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है बुक्स की? सर ये काफ़ी चीज़ें बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है सीसैट के लिए तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ केक वॉक फॉर देम। कभी कभार ऐसी चीज़ें, अब आजकल धीरे धीरे ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि लोगों को लगता है सीसैट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, उसके लिए बस कुछ 1-2 टेस्ट पेपर प्रैक्टिस ही कर ली जाए, ताकि आप 1-2 लास्ट ईयर के पेपर अटेम्प्ट करो, देखो कि हम कितना कर पा रहे हैं। इफ़ यू आर इन द रेंज ऑफ 60%, 50%, तो आप सेफ रेंज में हैं, क्योंकि 33% मार्क्स ही लाना है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को इतना लाइटली मत लीजिए, उसको एक बार अपने आप को गेज ज़रूर कर लीजिए। अगर आप अपनी सेफ रेंज में हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बॉर्डर लाइन में हैं तो थोड़ा सा सेफ रेंज में जाने के लिए अपनी प्रिपरेशन इम्प्रूव कर लीजिए। फॉरेन सर्विसेज आपने क्यों चूज़ किया? इंस्पाइट ऑफ द रैंक जहाँ पर आपको सिर्फ IAS ही मिलता, तो आपने फॉरेन सर्विसेज क्यों चूज़ किया था एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस? सर मुझे लगता है हर सर्विस की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। IAS भी बहुत चार्मिंग है, बहुत ही अच्छी सर्विस है, एंड IFS भी एक अलग इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली अच्छी सर्विस है। मेरे लिए पर्सनली मुझे ये लगा कि आई एम पर्सनली सूटेड मोर फॉर फॉरेन सर्विसेज। एक बहुत ही इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग जॉब भी होती है, राइट, और बहुत डाइवर्सिटी यू गेट ए वर्ल्ड एक्सपोजर, एक ग्लोबल एक्सपोजर तो है ही, ग्लोबल एक्सपोजर है। आपने जब नेक्स्ट IAS में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया, जी सर, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस था और आपने उसको कैसा यूजफुल पाया एक्चुअल एग्जाम में? सर जो नेक्स्ट IAS का जो IGP था, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वो मेरे हिसाब से तो दैट वाज अ गुड पैकेज, स्पेशली फॉर पर्सन लाइक मी जिसका एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और काफ़ी टच भी लूज हो गया था मेरा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 16 में करी थी, उसके बाद फिलोसफी ऑप्शनल पढ़ ही रहे थे काफ़ी टाइम से। सो एक जो क्लासेस होती हैं, जैसे टेक्निकल क्लासेस होती हैं काफ़ी सारी, एंड मोर ओवर द ग्रूमिंग सेशंस जो होते हैं, डैफ एनालिसिस हो गया, जो मॉक्स होते हैं, दे आर रियली गुड क्वालिटी।
तो हर चीज़ में मुझे हर स्टेज में कहीं ना कहीं हेल्प हुई है सर। तो इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए थे और जो मॉक या आपने जो तैयार किए थे उसमें कुछ रिजेम्बलेंस थी? सर कंटेंट वाइज तो कुछ कुछ थी ऐसी रिजेम्बलेंस। दूसरी साइड एक कॉन्फिडेंस भी होता है, डेवलप हो जाता है। तो वो डेवलप हो गया था, तो दैट आई कुड आंसर वेल। आप क्या किसी सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं जहाँ से स्टूडेंट अगर आपसे कुछ डायरेक्ट सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं? जी सर, मेरा टेलीग्राम तो है ही यूज़र हैंडल, और ट्विटर हैंडल भी है मेरे पास। ठीक है। एंड सोशल मीडिया मैं यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों ये था डिस्कशन हिमांशु गुप्ता के साथ, जिन्होंने बीटेक इलेक्ट्रिकल में किया था लेकिन अपने ऑप्शनल को फिलॉसफी चूज़ किया और सिविल सर्विसेज में इन्होंने 2019 में बहुत ही अच्छी टॉप रैंक जिसको कहते हैं 27th रैंक हासिल की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप अगर कोई और विषय पर डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर लिखिए, और आप जिस सब्जेक्ट मैटर को डिस्कशन चाहते हैं सिविल सर्विसेज टॉपर्स से उसके बारे में आप सजेस्ट करिए। अगले आने वाले वीडियोज़ में हम उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।